हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मौर्योत्तर काल की कला के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें कल वाले वीडियो में हम लोगों ने स्थापत्य कला को देखा था, जिसमें हमने स्तूप, चैत्य और बिहार इन तीनों को डिटेल में देखा था। और आज के वीडियो में मैं मूर्ति कला, जिसमें हम लोग आज सिर्फ गांधार कला के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गांधार कला के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गांधार कला। आज हम लोग गांधार कला के बारे में जानेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गांधार कला की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। गांधार कला की अगर हम भौतिक स्थिति के बारे में बात करें तो जो गांधार क्षेत्र है वो विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल माना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें बहुत सी संस्कृतियाँ देखने को मिली हैं। और अगर मैं बताऊं तो ये जो गांधार क्षेत्र है वो वर्तमान में जहाँ पे अफगानिस्तान है वहीं पे हमें गांधार क्षेत्र देखने को मिलता था। इसके अलावा अगर हम गांधार क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये जो है ये उत्तरापथ और रेशम मार्ग पर भी स्थित था। इसीलिए इसका जो योगदान है वो आर्थिक गतिविधियों में भी था और ये आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। क्योंकि ये जो गांधार जो क्षेत्र था इन पर कुषाणों का शासक था उस टाइम पे। यानी कि जो कुषाण जो राजा थे वो ही गांधार वाले क्षेत्र पे शासन कर रहे थे और उसी टाइम पे, और उन्होंने ही गांधार कला को भी संरक्षण प्रदान किया। और ये जो कला है वो लंबे समय तक कुषाण शासकों के ही संरक्षण में रही, जिससे इन्हें राजनीतिक स्थिरता भी देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कुषाण शासक थे उनका जो क्षेत्र था वो गांधार से लेके उत्तर भारत में भी फैला हुआ था। इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये जो गांधार कला है इन तक उत्तर भारत के जो कला शिल्पी थी उनके भी हमें पहुंच देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुषाण शासकों ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसीलिए ये जो गांधार कला है इसमें हमें ज़्यादातर बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वही देखने को मिलती हैं। और मैंने ही बताया था कि जो कुषाण शासक कनिष्क था उसने चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी, जिससे बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बट गया था। एक तो हीनयान बौद्ध धर्म और दूसरा था महायान बौद्ध धर्म। तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो कला थी इस पे हमें मध्य एशिया, पश्चिम एशिया इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो क्षेत्र थे इनमें हमें देखने को मिलता है कि मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा बहुत प्रचलित थी। और ये जो परंपरा है ये हमें गांधार कला में भी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें कि ये जो कला थी इस पर हमें यूनानियों का भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें कुषाणों से पहले इन क्षेत्रों पर लंबे समय तक यूनानियों ने ही शासन किया था। इसीलिए हमें इस कला पे यूनानियों का भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे तो ये जो कला है ये हमें कपिसा, बामिया, इसके अलावा बेग्राम और पुरुषपुर, जिसे हम लोग पेशावर भी कहते हैं, ये जो कला है इन प्रमुख क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि इनका जो संरक्षण था वो कुषाण शासक थे, यानी कि कुषाण शासकों के संरक्षण में ये कला विकसित हुई थी। अब हम इसके निर्माण सामग्री के बारे में बात करें तो ये जो कला है इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसकी मूर्तियों में जो है वो भूले या काले रंग का पत्थर जो होता था उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इसमें चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था और मिट्टी इत्यादि जो सामग्री है उससे ये मूर्तियां बनाई जाती थी। और अगर हम इनके प्रमुख विषय के बारे में बात करें तो ये जो मूर्तियां हैं वो मुख्यतः बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित होती थी। इसके अलावा ये लोग यक्ष यक्षिणी की भी मूर्तियां बनाते थे। इसके अलावा हमें कुछ यूनानी देवता हैं उनकी भी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। मैंने बताया था कि जो महायान बौद्ध धर्म है उसको मानने वाले लोग ही बोधिसत्व कहलाते थे, क्योंकि उनका मानना था
कि सिर्फ निर्वाण प्राप्त नहीं करना है, उनका मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद दूसरे लोगों को भी निर्वाण प्राप्त करने में सहयोग करना, तो उन्हें ही हम बोधिसत्व कहते थे। तो इसमें हमें बोधिसत्व से संबंधित कुछ मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग इन मूर्तियों की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मूर्तियां हैं इनमें हमें देखने को मिलता है कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो हमें दोनों ही मुद्राओं में देखने को मिलती हैं, यानी कि आसन में भी और स्थानक में भी, दोनों ही मुद्राओं में हमें बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये आसन की मूर्ति हमें देखने को मिलती है और ये स्थानक की मूर्ति, तो दोनों ही प्रकार की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो बुद्ध की मूर्तियां थीं इनमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में भी दिखाया गया है, जैसे कि ध्यान की मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? जब बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। उस अवस्था में भी बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो दिखाई गई हैं। इसके अलावा अंजलि मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये प्रमुख मुद्राएं जो हैं इनमें बुद्ध की मूर्तियां दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये प्रमुख मुद्राएं हैं जिनमें बुद्ध की मूर्तियां हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं पर आधारित होती थी। इसके अलावा इनमें जो अधिकांश मूर्तियां होती थी वो बोधिसत्व से संबंधित होती थी। तो हमें ये कुछ इस तरीके की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत की गई थी, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सही मूर्तियां दिखाई देती थी। जैसे कि अगर हम बात करें इन मूर्तियों में हमें मांसपेशियों का उभार देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें घुंघराले बाल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ उस टाइम पे बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो मूर्तियां हैं ये अधिकांशतः जो मूर्तियां हैं वो हमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है अधिकांश मूर्तियों पर। इसके अलावा ये जो मूर्तियां हैं इन पर हमें कानों पर भी बाल देखने को मिलते हैं। किसी किसी मूर्ति में बुद्ध को जूते पहने हुए भी दिखाया गया है। कहीं कहीं पारदर्शी वस्त्र जो हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनकी तुलना यूनानी जो देवता हैं जिनका नाम अपोलो है उनसे की गई है, यानी कि बुद्ध की मूर्तियां उसी तरीके की उनसे मिलती जुलती बनाई जाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये अपोलो देवता हैं जो एक यूनानी देवता है और ये बुद्ध की मूर्ति है, तो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही मूर्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये जो मूर्तियां हैं इसमें जो बुद्ध की मूर्ति है उन पर हमें बुद्ध के जो सर पर उसनीस जिसे हम लोग बालों का जूना भी कहते हैं वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बुद्ध को आभूषण पहनाए हुए भी दिखाया गया है। तो ये कुछ इस तरीके की मूर्तियां हमें बुद्ध की देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर गांधार कला का पतन कैसे हुआ। तो कुषाणों के पश्चात विभिन्न कला केंद्र जो हैं उनका विकास होने लगा था और गांधार कला को संरक्षण देने वाला और कोई नहीं था, क्योंकि कुषाण जो शासक थे उनके संरक्षण में ही गांधार कला का विकास हुआ था। इसीलिए जब कुषाण शासक का साम्राज्य जो है वो उसका पतन होने लगा था तो उसके साथ ही साथ गांधार कला का भी पतन होना प्रारंभ हो गया था। तो ये आज हम लोगों ने गांधार कला के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मथुरा कला के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।